कल जहाँ पे छोड़ा था, अभी इस वीडियो में C++ ट्यूटोरियल को BPSC TRE कंप्यूटर साइंस की प्रिपरेशन के लिए ट्यूटोरियल को वहीं से मैं कंटिन्यू करूँगा। तो आज हम लोग शुरू करेंगे कंस्ट्रक्टर से। इसे पिछले वीडियो में मैंने आपको क्लास के बारे में बताया था और क्लास के एक्सेस स्पेसिफायर के बारे में बताया था, पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड के बारे में बताया था। उसका एग्जाम्पल भी देके बताया था कि किस तरह से क्लास के प्रोग्राम को लिखते हैं। तो आज गाड़ी आगे बढ़ेगी। कंस्ट्रक्टर एनकैप्सुलेशन आज के इस वीडियो में कवर करने की कोशिश मैं करूँगा। कंस्ट्रक्टर देखिए क्या होता है। कंस्ट्रक्टर इन C++ is a special method that is automatically called when an object of a class is created। जब क्लास का आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, क्लास बनाया था पिछले प्रोग्राम में, उसका ऑब्जेक्ट भी मैंने आपको बताया था कि ऑब्जेक्ट क्यों बनाते हैं। तो इसमें ऑब्जेक्ट को ऑटोमेटिक कॉल करने की बात है। अब ये चीज़ कैसे होता है और ये चीज़ प्रोग्राम के अंदर कैसे चलता है वो आपको आगे पता लगेगा। बस ये इतना अभी दिमाग में बिठा लीजिए कि कंस्ट्रक्टर एक तरीका है ऑब्जेक्ट को ऑटोमेटिकली कॉल करने का। टू क्रिएट ए कंस्ट्रक्टर यूज़ द सेम नेम एज ऑफ द क्लास फॉलोड बाई पैरेंथेसिस। यही इसका की पॉइंट है। बस इस बात को अपने दिमाग में आप बिठा लीजिए, आपका कंस्ट्रक्टर काफ़ी हद तक क्लियर। वो कोई प्रोग्राम लिखने को नहीं बोलेगा। यहाँ पर की पॉइंट बस यही है कि कंस्ट्रक्टर में जब हम लोग, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है टू क्रिएट ए कंस्ट्रक्टर यूज़ द सेम नेम एज द क्लास, जो क्लास का आप नाम रखेंगे उसी नाम से आप फिर से अंदर में क्लास के अंदर जब आप तरह तरह के वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं उस वक्त में उसी नाम से कंस्ट्रक्टर को डिफाइन करेंगे जो क्लास का नेम होगा, और बस उसके आगे आप पैरेंथेसिस लगा देंगे। अब ये चीज़ प्रोग्राम में कैसे काम करता है वो अब देखिए, आपकी स्क्रीन पर अभी आ जाएगा। हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम में शुरू किया, देखिए क्लास डिक्लेयर किया हमने कार नाम का। सबसे देखिए उसकी जो स्लैश देखिए लिखा हुआ है ना, डबल स्लैश, लेफ्ट में क्या लिखा हुआ है, ये राइट में अंग्रेज़ी में लिखा हुआ है। राइट साइड की जो स्लैश के बाद जो चीज़ें हैं ना, ये प्रोग्राम में नहीं जाएगा, ये बस आपको समझाने के लिए लिखा हुआ है। जैसे क्लास कार तो मतलब क्या, द क्लास, ये क्लास है ना। पब्लिक मतलब क्या, ये एक्सेस स्पेसिफायर है। स्ट्रिंग ब्रांड ये क्या है, हमने एट्रीब्यूट डिक्लेयर किया है या वेरिएबल डिक्लेयर किया है। स्ट्रिंग मॉडल हमने क्या डिक्लेयर किया, एट्रीब्यूट, या इसको आप वेरिएबल भी कह सकते हैं। तो जो दाहिनी साइड में जो लिखा हुआ है यहाँ पर, वो बस आपके समझने के लिए है। दाहिनी साइड स्लैश के बाद वाला जो उसको आप मिटा भी देंगे तो प्रोग्राम जो लेफ्ट साइड वाले से ही रन होना है। तो खैर हमने क्लास शुरू किया कार नाम से, उसके अंदर पब्लिक करके हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया स्ट्रिंग ब्रांड में, मॉडल में और ईयर। इसका ब्रांड और मॉडल तो स्ट्रिंग में था और जो जिस साल में कार बना वो इंटीजर में। लेकिन उसके बाद देखिए कंस्ट्रक्टर का मामला आ गया। फिर हमने कार से ही पैरेंथेसिस देके शुरू किया और 3 उसके अंदर पास कर दिया पैरामीटर, स्ट्रिंग x, स्ट्रिंग y और इंटीजर z। अब देख लीजिए x y z क्या था वो आपको समझ में आ गया होगा। x है ब्रांड, y है मॉडल और z है ईयर, जिस साल में कार बना। दाहिनी साइड में देखिए क्या लिखा है हमने, कंस्ट्रक्टर विद पैरामीटर। ठीक है, आप बिना पैरामीटर के भी कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप कंस्ट्रक्टर उसके अंदर पैरामीटर पास ही करें। खैर यहाँ पर देखिए मैंने आपको जैसे पहले कहा था कि ब्रांड इजकल टू x, मॉडल इजकल टू y, ईयर इजकल टू z, नीचे में वैसा ही लिखा हुआ है, आपने डिफाइन कर दिया। तो ये यहाँ तक तो आपको बात समझ में आ गया। नहीं समझ में आया थोड़ा सोचिए, दिमाग लगाने की चीज़ है। एक हम क्लास डिक्लेयर कर रहे हैं कार नाम का, उसके अंदर हम कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर कर रहे हैं कार नाम का, जो हमने पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर के अंदर तरह तरह के वेरिएबल डिक्लेयर किया, उसी को उस कंस्ट्रक्टर के अंदर बताओ पैरामीटर पास करवा दिया। अब उसको ब्रांड को नाम दे दिया कुछ, मॉडल को कुछ, और जिस साल में कार बना था उसको कुछ नाम दे दिया। अब देखिए आगे क्या हुआ इसी सिलसिले के अंदर। अब मेन प्रोग्राम शुरू हुआ। वहाँ तक तो सिर्फ क्लास के अंदर का था, कंस्ट्रक्टर डिक्लेरेशन था, क्लास डिक्लेरेशन था। अब मेन प्रोग्राम के अंदर देखिए क्या हो रहा है। मेन प्रोग्राम के अंदर जो स्लैश लिखा हुआ है उसको आप पढ़िए और समझिए, वो प्रोग्राम का पार्ट नहीं है पर समझने के लिए है। क्रिएट कार ऑब्जेक्ट्स एंड कॉल द कंस्ट्रक्टर विद डिफरेंट वैल्यूज़। तो आपने जब कभी भी हम लोग भी कोई क्लास डिफाइन करते उसको ऑब्जेक्ट भी करना होता है। अभी तक हमने ऑब्जेक्ट तो डिक्लेयर किया नहीं था, तो CAROBJ करके हमने एक ऑब्जेक्ट किया डिक्लेयर, क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया और उसके अंदर हमने देखिए क्या BMW X5 1999 ये सब पास कर दिया। अब देखिए इसी कार के अंदर ऊपर में क्या था, स्ट्रिंग x, स्ट्रिंग y, स्ट्रिंग z। अब ये अपने आप को कनेक्ट कर लेगा। अब जब हम इसका सी आउट करवाएंगे तो देखिए, जब मैंने वो पहले भी कहा था कि डॉट ही कनेक्टिंग है, डॉट से ही कनेक्ट होता है।
तो CAR OBJ करके डॉट देके ब्रांड दिया तो उसने एक्स को पिक कर लिया, मतलब BMW को पिक कर लिया। फिर CAR OBJ यहाँ पर देखिए ना, बीजे यहाँ पर नीचे की तरफ ये वाला देखिए, OBJ मॉडल करके दिया तो उसने मॉडल को पिक कर लिया, मतलब X5 को पिक कर लिया। फिर OBJ ईयर करके दिया तो उसने 1999 को पिक कर लिया। तो मेन प्रोग्राम इस तरह से काम किया। अब देखिए अननेसेसरी, आप खुद सोच रहे होंगे कि ये काम तो पिछले प्रोग्राम में भी सेम यही काम हुआ था बिना किसी कंस्ट्रक्टर के, प्रोग्राम तो अननेसेसरीली कॉम्प्लिकेटेड हो गया। लेकिन आपको मतलब जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं C++ की, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की, उन सबको जानना समझना ज़रूरी है। ओवरऑल कंस्ट्रक्टर का यही था कि क्लास के अंदर हम लोग कंस्ट्रक्टर उसी नाम से डिफाइन करेंगे जिस नाम का क्लास है। हम चाहें तो पैरामीटर पास कराएं, चाहे तो ना पास कराएं, हमारी मर्जी है। डॉट डाल के जैसा पिछले प्रोग्राम में करते थे, क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कीजिए और उस ऑब्जेक्ट को उस वेरिएबल से कनेक्ट कीजिए जिस वेरिएबल को आपने कंस्ट्रक्टर के अंदर पास किया था। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, समझ में आ जाएगा, इतना मुश्किल भी नहीं है। मुझे पता है कुछ लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर मुश्किल हो जाएगा। आपको कोई एग्जाम में प्रोग्राम लिखने को नहीं बोलेगा, लेकिन आपकी समझ होनी चाहिए टॉपिक के ऊपर कि कंस्ट्रक्टर ने कैसे वैल्यू को कॉल कर लिया, कंस्ट्रक्टर को हमने कैसे डिफाइन किया। तो उम्मीद करते हैं आपको कंस्ट्रक्टर समझ में आ गया होगा। अब आगे हम लोग चलते हैं। एनकैप्सुलेशन, नाम में ऐसा लगता है कुछ तो छिपाया जा रहा है, तो बस वही बात यहाँ पर है कि द मीनिंग ऑफ एनकैप्सुलेशन इज़ टू मेक श्योर दैट सेंसिटिव डेटा इज़ हिडन फ्रॉम यूजर्स। कोई सेंसिटिव डेटा आप प्रोग्राम के अंदर पास कर रहे हैं, आप ऐसे भी प्रोग्राम, कोई मान लीजिए आप कोई पोर्टल बना रहे हैं, पोर्टल के अंदर आप यूज़र से फॉर्म भरवा रहे हैं, कुछ ऐसी चीज़ें उसके अंदर हैं जो कि आप सेंसिटिव डेटा कैटेगरी में डाल रहे हैं, तो उसके लिए तरह तरह के जतन लगाते हैं ना, उसका कुछ सेशन लगा देते हैं कि इतना देर नहीं करोगे तो एक्सपायर हो जाएगा, फिर नया OTP मंगवाना पड़ेगा, है ना। बहुत सारा जो आप देखते होंगे कि यूज़र नेम पासवर्ड डालने का रहता है, तो वहाँ पर आप कीबोर्ड से नहीं भी डालें तो वर्चुअल कीबोर्ड को ऑन कर दिया जाता है। तो सेंसिटिव डेटा हैंडलिंग प्रोग्राम के अंदर आप कैसे करेंगे, इस चीज़ को सीखना और समझना बहुत ज़रूरी है। तो एनकैप्सुलेशन वही एक तरीका है जिससे हम सेंसिटिव डेटा को हैंडल करते हैं। ये बात दिमाग में बैठा लीजिए कि एनकैप्सुलेशन डेटा के हाइडिंग से रिलेटेड है, एनकैप्सुलेशन सेंसिटिव डेटा को मैनेज करने से रिलेटेड है। तो एनकैप्सुलेशन की मोटा मोटी समझ आपको हो गई। आगे देखिए, टू अचीव दिस यू मस्ट डिक्लेयर क्लास वेरिएबल्स एट्रीब्यूट एज प्राइवेट, कैन नॉट बी एक्सेस्ड फ्रॉम आउटसाइड द क्लास। मतलब एनकैप्सुलेशन के लिए आपको क्लास के अंदर जब वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे तो एक्सेस स्पेसिफायर आपको प्राइवेट रखना पड़ेगा, प्राइवेट के अंदर ही आप डिक्लेयर कीजिए, तभी एनकैप्सुलेशन वाला प्रॉपर्टी ऑन होगा। लेकिन सवाल यह है कि जब प्राइवेट हम डिक्लेयर कर देंगे, उसको बाहर में हम एक्सेस कर ही नहीं सकते हैं, तो क्या मतलब है फिर डिक्लेयर करने का? तो ऐसा नहीं है। जब आप प्राइवेट में भी किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो उसके भी कुछ तरीके होते हैं प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ को, प्राइवेट अपना जो वेरिएबल हो उसको कॉल करने का, और वही तरीका मैं आपको बताऊँगा। If you want others to read or modify the value of a private member, you can provide public get and set method। बस यही आपको ध्यान रखना है कि प्राइवेट मेंबर को कॉल करने के लिए, प्राइवेट वेरिएबल को कॉल करने के लिए आपको गेट सेट मेथड का यूज़ किया जाता है। ये बात दिमाग में भर लीजिए कि गेट सेट मेथड का यूज़ किया जाता है एनकैप्सुलेशन की प्रॉपर्टी के अंदर। अब ये गेट सेट प्रोग्राम में कैसे काम करता है वो अब देखिए। हैश इंक्लूड IO स्ट्रीम, ये हमने प्रोग्राम शुरू किया। देखिए क्लास बनाया एम्प्लॉय नाम का, उसके अंदर प्राइवेट हमने रखा किसको? सैलरी को। इंटीजर टाइप है, सैलरी एक इंटीजर है। अब पब्लिक के अंदर हमने क्या दिया? वॉइड सेट सैलरी इंटीजर s और सैलरी इज इक्वल टू s। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि हमने प्राइवेट के अंदर भी कुछ डिक्लेयर किया है और पब्लिक के अंदर हम लोग सेट सैलरी करके डिक्लेयर कर रहे हैं, उसी वेरिएबल को हम लोग सेट करके कर रहे हैं। और रिटर्न जब हम लोग ले रहे हैं तो गेट करके ले रहे हैं। जब उसको वैल्यू दे रहे हैं ना, जब उसको वैल्यू दे रहे हैं तो हम लोग सेट यूज़ कर रहे हैं, जब वैल्यू को रिट्रीव कर रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं, तो हम लोग गेट यूज़ कर रहे हैं। आगे देखिए, इंटीजर मेन प्रोग्राम शुरू किया। एम्प्लॉय नाम का तो ऊपर क्लास बना हुआ था, उसे माई ऑब्जेक्ट क्रिएट किया माई OBJ करके, और OBJ को हमने सेट सैलरी से ऊपर सेट किया था ना सैलरी को। सेट मतलब आप उसको फिक्स करना, और गेट मतलब उसको रिट्रीव करना। तो सेट ऊपर हमने फिक्स किया था, देखिए सेट सैलरी इंटीजर s और सैलरी इज इक्वल टू s कर दिया था, तो इसका कुछ वैल्यू दे दिया था। अब उसी सेट सैलरी को देखिए यहाँ पर हमने 50,000 कर दिया। अब जैसे ही ये रन होगा तो प्रिंट कर देगा सैलरी इज इक्वल टू 50,000, ऐसा करके प्रिंट कर देगा। तो यही तो हम चाहते थे, इसीलिए तो प्रोग्राम था।
तो ओवरऑल आपने देखा कि प्राइवेट मेंबर्स का भी हम यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर, बस हमें गेट सेट करना पड़ेगा। ये गेट सेट का मैं आगे देखूंगा, मैं और भी कुछ प्रोग्राम लगा दूंगा, लेकिन ओवरऑल बस आप दिमाग में ये बात रखिए कि प्राइवेट मेंबर्स को कॉल करने के लिए इसी तरह से आपको एक बार गेट, एक बार सेट, एक पहले गेट सेट फिर गेट। जब तक आप सेट नहीं करेंगे तो आप गेट कैसे कर देंगे। तो यही सारा तरीका था इनकैप्सुलेशन का। आगे मैं कोशिश करूंगा, अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं कोशिश करूंगा रिप्लाई करने का। आज मैं थोड़ा लेट हो गया हूं, आगे मैं कोशिश करूंगा कि टाइम पर रहूं। अभी के लिए इतना ही। इस वीडियो को सब लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।